इधर वजीर हारून प्रभारी राजा कुणाल को इशारों इशारों में सलाह देता है। छोटी रानी रोमा के लड़के सिद्धार्थ को रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसी समय वहां कुछ अन्य लोग आ पहुंचे थे। राजा कुणाल मन ही मन चौंक जाता है। क्या क्या हमारा वजीर हारून पागल हो गया है? वह सोचता है। जो अपने साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी नष्ट करने की बात कर रहा है। पागलपन में तो ये अपने बेटे को भी नहीं बख्शेगा। फिर एक पल ठहरकर वो कठोरता से सोचता है, चलो, इसके ही अनुसार सही, लेकिन इस व्यवहार के लिए इसे भी तो दंड मिलना चाहिए। बस इतना सोचकर प्रभारी राजा कुणाल क्रोधित होकर आदेश देता है, इस वजीर को अभी कारागार में डाल दो। निर्णय आने तक वहीं रहेगा। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। कुछ ही समय बाद सभासद लोग आपस में मंत्रणा करके वजीर हारून को कारागार से छुड़वा लेते हैं, और दूसरी ओर राजगुरु, जो शांत दिखते हैं लेकिन प्रभावशाली हैं, वो उसके पुत्र शिवा को भी छुड़वा देते हैं। कुछ दिन बाद शिवा आम जनता के कुछ परेशान लोगों के साथ राजदरबार में आता है। लोग उसे देखते ही कहते हैं, अरे, ये तो वजीर हारून का बेटा है, अब हमारी समस्या जरूर सुलझेगी। ये अपने पिता से कहकर सब ठीक करवा देगा। शिवा निडर होकर जनता की आवाज बनकर प्रभारी राजा कुणाल के सामने उनकी समस्या रखता है। महाराज, इन निर्दोष लोगों की पीड़ा सुनिए। क्या अन्याय इतना बढ़ जाएगा कि अब कोई सुनवाई भी नहीं होगी? लेकिन तभी वजीर हारून उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर कठोरता। यह राजद्रोह है। राजा के सामने इस तरह बोलने का साहस? मैं मृत्युदंड का अनुमोदन करता हूं। दरबार सन्न रह जाता है। लोग कांप उठते हैं। राजा कुणाल गंभीर हो जाता है, उसकी आंखें शिवा पर टिक जाती हैं। हमें निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। इसे कारागार में डाल दो जब तक हम विचार न कर लें। हाहाकार मच जाता है। शिवा मुस्कुराता है, कहता है, सत्य को कैद नहीं किया जा सकता महाराज, एक दिन सच खुद बोलेगा। तत्पश्चात अपने महल में पहुंचकर सोचता है, यह वजीर ऐसा क्यों कराना चाहता है? क्या इसमें कोई राज है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई चाल है, कोई गहरी साजिश। उधर रात्रि के सन्नाटे में कुछ लोग चुपचाप आते हैं और फिर रोशनदान, हाँ, रोशनदान तोड़कर शिवा को कारागार से बाहर निकाल ले जाते हैं। इधर अगले दिन कुछ लोगों के साथ सिद्धार्थ भी एक समस्या के समाधान के लिए राजदरबार में प्रभारी राजा कुणाल के पास आता है। उसी दौरान वजीर हारून ने सख्त लहजे में प्रभारी राजा कुणाल से कहा, महाराज, शासन व्यवस्था में न तो राज परिवार देखा जाता है, न भाईचारा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र शिवा के साथ साथ ये राजकुमार सिद्धार्थ भी अपने फर्ज को न निभाते हुए आपकी शासन व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं देना चाहता, बल्कि ये तो इन लोगों के समर्थन में खुलकर आना चाहता है। इसलिए मेरा विचार है कि आप सोच समझकर ही इस संबंध में कोई निर्णय लें। शासन व्यवस्था में न केवल व्यवधान आएगा, बल्कि राज्य में अराजकता भी फैल सकती है। यह सुनते ही प्रभारी राजा कुणाल तमतमा उठता है और गुस्से में राजकुमार सिद्धार्थ से कहता है, तुम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे सामने आ जाते हो, इसका मतलब तुम विद्रोह करना चाहते हो। फिर वजीर की बात को मन ही मन सोचते हुए कुणाल सिद्धार्थ को भी कारागार में डलवा देता है। प्रभारी राजा कुणाल राजमहल में जाकर शराब पीते हुए सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? ये वजीर मुझसे आखिर चाहता क्या है? वो गुस्से और उलझन में बड़बड़ाने लगा, मुझे मेरे ही भाई के खिलाफ क्यों भड़का रहा है? क्या वो हमें आपस में लड़ाकर कुछ और हासिल करना चाहता है? उसी वक्त बड़ी रानी सुजाता, कुणाल की मां, वहां आ पहुंची। कुणाल ने झुंझलाते हुए कहा, मां, आप जानती हैं वजीर क्या चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने ही भाई को मार डालूं। सुनते ही रानी सुजाता ने गंभीर आवाज में कहा, बेटे कुणाल, वजीर सही कहता है, ऐसा ही करना होगा। क्या? मां, आप ये क्या कह रही हैं? कुणाल की आंखें फटी रह गईं। वो गिलास उठाकर एक ही सांस में शराब गटक गया और गुस्से से झूमते हुए बड़बड़ाया, अब समझ नहीं आता, कौन अपना है, कौन पराया? कहते कहते वो थककर जमीन गिर पर पड़ा और शराब के नशे में वहीं सो गया। इधर बड़ी रानी सुजाता रात्रि के समय महल से चुपचाप निकलकर जंगल की ओर तांत्रिक की खोज में जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक नागपुत्री से, इच्छाधारी नागिन कृत्या। रानी सुजाता जब उससे पूछताछ करती है तो नागकन्या कहती है, मेरा परिवार एक देविक प्रकोप से नष्ट हो गया है। मैं एक तांत्रिक की बेटी होने के नाते तंत्र विद्या से कोई भी इच्छा रूप धारण कर सकती हूँ, किसी का भी अहित कर सकती हूँ और बाजी को पलट भी सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मैंने ये तंत्र विद्या पूरी तरह से प्राप्त नहीं की है।
असल में इस नागिन कृत्या की बहन संकारा का होने वाला पति इन्हीं लोगों के द्वारा मार दिया गया था। यही कारण है कि कृत्या की बहन संकारा अपने माता पिता के साथ इसी क्षेत्र में रहने लगी ताकि उन्हें कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन रानी सुजाता ने उसे पहले ही पहचान लिया था। उसने संकारा को राजमहल ले जाकर रानी रोमा पर दोषारोपण करने के लिए उसे इस्तेमाल किया और फिर कारागार में डलवा दिया। इधर कृत्या भी अपनी बहन संकारा की खोज में यहां वहां भटक रही थी, जिसे भुलक्कड़ होने का श्राप लगा था। रानी सुजाता अपनी कार्यसिद्धि के लिए इस नागकन्या कृत्या को अपने साथ ले चलती है। पर क्या वह जानती थी कि कृत्या की मंशा भी कुछ और थी? हाँ, कृत्या खुद भी प्रतिशोध की आग में जल रही थी। वह उस भयानक दृश्य को बार-बार याद करती थी, जब उसके माता-पिता को और कई अन्य निर्दोष लोगों को चारों ओर से घेरकर आग में जला दिया गया था। लेकिन वह छोटी-सी कृत्या किसी बिल में छुपकर बच निकली थी। पर क्या वाकई बची थी? उसकी बहन संकारा, वह तो पहले ही अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए निकल चुकी थी और तब अनजाने में उसे बड़ी रानी सुजाता अपने साथ ले गई थी। लेकिन जो हुआ, वह तो और भी भयावह था। उन्होंने उसे जहर देने की साजिश रची। हाँ, उसी की जहर भरी अंगूठी से। अपने ही सेवकों से उस पर वही जहरीली सुई दोबारा प्रयोग करवाई और संकारा, वह पागल हो गई। अब उसे कारागार में डाल दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पर क्या वह कभी फिर सामान्य हो पाएगी? इधर रानी सुजाता और नागिन कृत्या की सारी बातचीत को एक तांत्रिक का शिष्य चुपचाप, छुपकर सुन रहा था। क्या वह इन रहस्यों को किसी और तक पहुंचाएगा? क्या? रानी सुजाता एक बार फिर किसी नागकन्या को अपने साथ ले गई है। तांत्रिक ने अपने शिष्य की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें इस संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी है, समझे? हमें अपनी सीमा रेखा में ही रहना होगा, वरना ये इच्छाधारी नागिन किसी से भी प्रतिशोध ले सकती है। ये नाग परिवार यहाँ अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में घायल होकर घूम रहा है। उधर बड़े लड़के सिद्धार्थ को उसके साथी पिछवाड़े से कारागार से निकाल लेते हैं और अपना प्लान बताते हैं। हमें प्रभारी कुणाल का अपहरण करना है। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक जाता है, फिर झट से अपने साथियों को बहलाकर कहता है, मुझे माँ से कुछ जरूरी काम है, तुम चलो, मैं आता हूँ। उसी समय प्रभारी कुणाल शराब पीकर बेहोश होकर सो रहा होता है। सिद्धार्थ चुपचाप जाकर कुणाल को उठाता है, उसे दूसरी जगह सुला देता है और खुद कुणाल के बिस्तर पर लेट जाता है। रात गहराती है, तभी अपहरण करने वाले लोग आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे कुणाल की जगह सो रहे सिद्धार्थ को उठाकर ले जाते हैं। क्या ये चालाकी सिद्धार्थ की थी या कोई और खेल चल रहा था? एकांत में वजीर हारून और प्रभारी राजा कुणाल के बीच संवाद। वजीर हारून, राजा कुणाल, सुनो, एक गुप्त सूचना मिली है तुम्हारे ही बारे में। राजकुमार सिद्धार्थ और मेरे यहाँ पलने वाला शिवा, ये दोनों साधारण नहीं है, ये दोनों ही असली राजकुमार हैं। और तुम मेरे अपने पुत्र हो। कुणाल चौंक कर उठता, क्या ये दोनों मेरे शत्रु हैं? तो फिर चिंता किस बात की? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों ही इस समय कारागार में बंद हैं। कल ही मरवा हुए शराब पीता है। से अपने रब पर गुस्से गुस्से और निराशा। शराब, अरे नहीं, तुम तो शराब पीकर बेफिक्री से सो रहे हो और उधर वो दोनों पहले ही गायब हो चुके हैं। अम, क्या कह रहे हो तुम? Ja, Jekja Karazens Mayatfrida Hagainu Tehtaim Edir Harun decide हाँ, जिसे आज तुम्हारी जगह पहुंचना था, उसका और दूसरा अपने साथियों की मदद से कारागार से भाग चुका है। अब बताओ, अब तुम क्या कर सकते हो? उधर इच्छाधारी नागिन कृत्या बड़ी रानी के कहने पर छोटी रानी रोमा को डसने के लिए निकलती है। लेकिन वहां तो पहले से ही वजीर द्वारा छोड़ा गया एक जहरीला सर्प मौजूद होता है। कृत्या उसे देख चौंक जाती है, पर झिझकती नहीं, छटपट वार करती है और सर्प को मार गिराती है। अब बिना वक्त गंवाए वह आगे बढ़ती है और छोटी रानी की दासी को निशाना बनाकर डस लेती है। लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट, डरी सहमी कृत्या बिना पीछे देखे तुरंत लौट जाती है। राजगुरु रामानुजम जब छोटी रानी रोमा के पास पहुंचे तो रास्ते में उन्हें एक सर्प मरा हुआ मिला और साथ ही एक दासी को सर्पदंश का शिकार होते देखा। वे चौंक गए। क्या ये सब बड़ी रानी सुजाता का किया धरा तो नहीं? उन्होंने मन में सोचा। जब वे रानी रोमा से मिले तो बोले, रानी रोमा, ये मैं क्या देख रहा हूं? सर्प को छोड़ा गया मगर मार दिया गया, फिर दासी को सर्प ने डस लिया। कहीं इसमें रानी सुजाता का कोई हाथ तो नहीं? थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, वो ऐसा क्यों कर रही है? राज पाने की इच्छा से?
मगर उनके तो कोई संतान ही नहीं। रानी रोमा, हमारे फर्ज ने तो उन्हें पुत्रवती बना दिया था। आपने उन्हें राजमाता भी बना दिया, प्रभारी राजा की माता। गंभीर स्वर में बोले, परंतु जो आज राज कर रहा है, वह सुजाता का पुत्र नहीं, आपका पुत्र है। मगर अब तो वह भी आपका पुत्र नहीं रहा। उनकी आवाज में दर्द था। आपके दो दो पुत्र होते हुए भी आप अपने एक भी पुत्र को राज नहीं दिला सकी। एक पुत्र मित्रों की बातों में आकर जेल काट रहा है और दूसरा भोला बनकर कारागार में बंद है। वे थोड़े तेज स्वर में बोले, इन्हें समझाए, अपने हक के लिए तैयार कीजिए, वरना समय निकल जाएगा। रानी रोमा हक्की बक्की रह गई। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझ पाई गुरुदेव। राजगुरु ने गंभीरता से कहा, रानी रोमा, जब आपने बालक को जन्म दिया, तो आपका एक बच्चा बड़ी रानी सुजाता के पास पहुंचा दिया गया। केवल हम जानते हैं इस रहस्य को। उनके गर्भ में बच्चा नहीं था रानी, वहां तो एक रसौली, एक फोड़ा था। राजगुरु की आंखों में गुस्सा छलक पड़ा। मगर क्या करें? हमारी चतुराई को उस वजीर हारून ने मात दे दी। उसने आपके बदले हुए लड़के शिवा को भी बदल दिया और अपने लड़के कुणाल को बड़ी रानी सुजाता के पास पहुंचा दिया, उसे प्रभारी राजा बना दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आप दोनों रानियों को राज्य से वंचित कर दिया गया। इधर बड़े राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मित्रों में विद्रोह के संबंध में विवाद हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, खून खराबा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन उनके साथी भड़क उठे, ऐसे कैसे चलेगा? शांति से तो हमारा काम कभी नहीं चला, अब और नहीं। उधर वजीर के लड़के शिवा को सिद्धार्थ के अन्य मित्र बंदी बनाकर ले आते हैं। रास्ते में अचानक उस पर सैनिकों का प्रहार होता है, पर क्या तुम यकीन करोगे, उसे बचा लिया जाता है।